अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ये 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 और उसका पहला टॉपिक है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हमें क्या बताता है, इसकी कंक्लूजन्स क्या होती हैं और पर्टिकुलरली इसके अंदर कुछ डिफेक्ट्स थे, वो सारी की सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1911 में आया था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। और रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किया था कि जो हम एटम्स की स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, हम कहते हैं कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वो रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, हम ये जैसे अरेंजमेंट होती है, ठीक है, कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये प्रोटॉन्स होते हैं। लेकिन हमें कैसे पता है कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे पाए जाते हैं, क्यों पाए जाते हैं, प्रोटॉन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और किस वजह से वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की पोजीशन को लोकेट करने के लिए रदरफोर्ड ने मॉडल दिया था, जिसको हम कहते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, अब इस मॉडल की अरेंजमेंट कैसे थी, ठीक है, उसने परफॉर्म कैसे किया था, उसका एक्सपेरिमेंट सबसे पहले स्टडी करते हैं, फिर उसके बाद कंक्लूजन्स की तरफ आते हैं, देन डिफेक्ट्स। ठीक है, तो हम टॉपिक को 3 वेज में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट क्या था, देन उसकी कंक्लूजन्स या रिजल्ट्स, एंड देन डिफेक्ट्स। सो 3 बेसिक जो हमारे कंसर्न है आज के लेक्चर में, हम एक्सपेरिमेंट स्टडी करेंगे, देन उसके रिजल्ट्स क्या थे और लास्ट पे हम डिफेक्ट स्टडी करेंगे। ठीक है, अगर हम एक्सपेरिमेंट की बात करें तो रदरफोर्ड ने एक अल्फ़ा पार्टिकल सोर्स लिया था। अल्फ़ा पार्टिकल सोर्स जिसमें से अल्फ़ा पार्टिकल रिलीज होते हैं ऐसे एलिमेंट्स, और मोस्टली वो रेडियम या फिर पोलोनियम थे। ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल सोर्स लिया, फिर स्लिट एंड देन गोल्ड फॉयल। ठीक है, गोल्ड फॉयल इसने ली और इसकी जो थिकनेस थी दैट इज़ 0.00004 सेंटीमीटर। ठीक है, इतने सेंटीमीटर थिक उसने गोल्ड फॉयल ली और उसके ऊपर उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स को फॉल करवाए। ठीक है, अब उसके बाद उसने साथ में इसका रिजल्ट ऑब्टेन करने के लिए जिंक सल्फाइड स्क्रीन भी ली, इसको हम कहते हैं फ्लोरेसेंट स्क्रीन, जिसके ऊपर रेज जब पड़ती है तो उसका एक इंप्रेशन पड़ जाता है। ठीक है, आपको पता चल जाता है कि रेज यहाँ पे आके फॉल हुई है। ठीक है, उसको हम कहते हैं जिंक सल्फाइड स्क्रीन। अब एक्सपेरिमेंट उसने कैसे परफॉर्म किया था, ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। 2 इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो फीचर्स हैं, सबसे पहले कि अल्फ़ा पार्टिकल का सोर्स क्या होते हैं, दैट इज़ रेडियम और पोलोनियम हम यूज़ कर सकते हैं। देन जो थिकनेस थी गोल्ड फॉयल की, दिस इज़ गोल्ड फॉयल, और इसके ऊपर जाके अल्फ़ा पार्टिकल फॉल करेंगे, उसकी जो थिकनेस है दैट इज़ 0.00004 सेंटीमीटर। और सेकेंडली ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो अल्फ़ा पार्टिकल जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये बेसिकली हीलियम न्यूक्लियस होते हैं, He++। ठीक है, हीलियम न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, हीलियम एक ऐसा एटम होता है जिसके अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जैसे ये 2 प्रोटॉन है और इसका एक ही शेल होता है और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स को आप रिमूव कर देते हैं उसके बाद जो 2 से प्रोटॉन बचते हैं उसको हम कहते हैं हीलियम न्यूक्लियस। ठीक है, तो जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं दे आर नथिंग बट हीलियम न्यूक्लियस। अब जब ये अल्फ़ा पार्टिकल जिसने फॉल करवाए, ठीक है, इस स्लिट में से गुजरे और डायरेक्ट जाके गोल्ड फॉयल के ऊपर जाके पड़ी अल्फ़ा पार्टिकल्स। ठीक है, अब जब ये गोल्ड फॉयल के ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल्स फॉल हुए तो उसके बाद उनकी डिफ्लेक्शंस हुई हैं। ठीक है, अब मेजॉरिटी जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं ना वो इसमें से स्ट्रेट वे पास कर गई। ठीक है, कुछ जो पार्टिकल्स थे वो कुछ सर्टेन एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हुए एंड 1 in million इज डिफ्लेक्टेड थ्रू एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। मतलब 90 डिग्री से जो ज़्यादा डिफ्लेक्शन हुई ना, वो 1 मिलियन में से एक पार्टिकल था जिसकी डिफ्लेक्शन 90 से ज़्यादा हुई है। ठीक है, वो स्मॉलर डिफ्लेक्शन हुई, लेकिन ज़्यादातर जो पार्टिकल्स है, मेजॉरिटी जो पार्टिकल इसमें से पास ऑन हो गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। अब इसके रिजल्ट्स क्या ऑब्टेन होते हैं कि इसने जब अल्फ़ा पार्टिकल्स पास करवाए तो वो सारे के सारे आगे गुजर गए अनडिफ्लेक्टेडली। कुछ जो ग्रेटर देन 90 डिग्री कितने हुए, 1 in million, वो डिफ्लेक्ट हुआ। वो क्यों डिफ्लेक्ट हुआ, कुछ स्लाइटर डिफ्लेक्शन हुई, स्लाइटर डिफ्लेक्शन कैसे हुई। ठीक है, इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हम चलते हैं आप इसके कंक्लूजन की तरफ। और ये सबसे पहले आपको एक्सपेरिमेंट समझ आना चाहिए कि एक्सपेरिमेंट उसने कैसे किया, उसके बाद इसके कंक्लूजन। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट के लिए डायग्राम है और कंक्लूजन के लिए। ठीक है, सबसे पहली जो कंक्लूजन थी जो कि रदरफोर्ड ने ऑब्टेन की थी, रिजल्ट्स भी हम इसको कहते हैं, कि मेजॉरिटी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स जो होते हैं वो इसमें से पास ऑन कर जाते हैं। ठीक है, अनडिफ्लेक्टेड, और अनडिफ्लेक्टेड इसी वजह से पास करते हैं क्योंकि जो एटम की ज़्यादातर स्पेस होती है वो क्या होती है, खाली होती है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो मेजॉरिटी ऑफ द स्पेस, मेजॉरिटी ऑफ स्पेस ऑफ एन एटम इज एम्प्टी।
कि एटम की ज़्यादातर जगह क्या होती है, खाली होती है। इस वजह से जितने भी अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं वहाँ से इजीली पास ऑन कर जाते हैं, ठीक है। जैसे ये यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल पास ऑन करके यहाँ से पास ऑन, यहाँ से। अब कुछ जो पार्टिकल्स जो कि डिफ्लेक्शन होती है, ठीक है, वो डिफ्लेक्शन किस वजह से होती है, वो कहते हैं कि डिफ्लेक्शन जो होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वजह से होती है। क्योंकि जो हीलियम अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं ये भी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जो प्रोटॉन्स होते हैं, जो न्यूक्लियस होते हैं वो भी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। जब दो पॉजिटिव चार्जेस टकराते हैं तो उसकी रिपल्शन आती है, तो फिर जब रिपल्शन होती है तो फिर क्या होती है, डिफ्लेक्शन होती है। तो जो उस डिफ्लेक्शन को उसने एक्सप्लेन किया कि जो फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल्स की डिफ्लेक्शन हुई ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन क्यों होती है, जैसे मैंने पहले भी बात की थी, दिस इज हीलियम न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होती है। जब पॉजिटिव चार्ज, जैसे ये दो पॉजिटिव चार्जेस जा रहे हैं, जब पॉजिटिव चार्ज से टकराएंगे तो श्योरली वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। और जो थर्ड इसकी कंक्लूजन थी वो ये थी कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स ना ये बहुत मैसिव पार्टिकल्स होते हैं। आप एक सिर्फ देख लें कि 1836 टाइम्स जो होते हैं ना एक प्रोटॉन, वो हैवियर होते हैं एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स दो अल्फ़ा पार्टिकल्स है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनको कुछ नहीं कहते, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन्स में से, क्योंकि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स गोल्ड फॉइल है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी तो हैं प्रोटॉन्स के अलावा। तो इलेक्ट्रॉन्स अल्फ़ा पार्टिकल्स को कुछ नहीं कहते कि अल्फ़ा मैसिव अल्फ़ा पार्टिकल्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो थर्ड जो इसकी कंक्लूजन दैट इज मैसिव अल्फ़ा पार्टिकल्स नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स अल्फ़ा पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट नहीं कर सकते। अल्फ़ा पार्टिकल्स को एक ही चीज़ डिफ्लेक्ट कर सकती है, वो प्रोटॉन्स जो होते हैं, वो जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है। ये जो थ्री मेंस कंक्लूजन थी जो कि रदरफोर्ड ने ऑब्टेन की थी, उसके एक्सपेरिमेंट की, और उसने कहा था कि अल्फ़ा पार्टिकल इस वजह से डिफ्लेक्ट होते हैं क्योंकि एटम के सेंटर के अंदर कोई पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़ प्रेजेंट है, और वो जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़ है उसको उसने कहा था कि वो प्रोटॉन्स होते हैं, और पूरा जो जिसके अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं उसको उसने कहा था कि न्यूक्लियस, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था कि न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और जिसकी रीज़न क्या है, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करते हैं, ठीक है। अब इसका जो मॉडल था इसको हम कहते हैं प्लेनेटरी मॉडल, कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ डिफेक्ट्स भी हैं, ठीक है। अगर हम डिफेक्ट्स की बात करें तो सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि ये इसका मॉडल ये कहते थे कि इलेक्ट्रॉन के सेंटर में, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ये रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। दिस आर इलेक्ट्रॉन, और ये रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब क्लासिकल फिजिक्स ये सजेस्ट करती है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो इमिट करता है एनर्जी कंटिन्यूसली, ठीक है। तो पहले डिफेक्ट की हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन अगर ये रिवॉल्व कर रहे हैं ना, ये चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व कर रहे हैं तो ये एनर्जी कंटिन्यूसली इमिट करेगा। तो जब ये कंटिन्यूसली इमिट करता है एनर्जी, तो इसका जो ऑर्बिट होता है वो आहिस्ता आहिस्ता से कम होना शुरू हो जाएगा और अल्टीमेटली न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। कैसे, जैसे कि ये हम कहते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन है और इसकी चार्ज पार्टिकल है, तो ये कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट करते करते ये अल्टीमेटली किधर जाके गिर जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो इसकी वजह से एटॉमिक स्ट्रक्चर कोलैप्स हो सकती है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता, एटॉमिक स्ट्रक्चर कोलैप्स नहीं होती। अगर हो जाए तो ये दुनिया एग्जिस्ट ना करे, ठीक है, कोई भी चीज़ एग्जिस्ट ना करे, क्योंकि एटम जो होता है ना वो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है हर एक चीज़ के, ठीक है। तो पहला इसका डिफेक्ट ये आ गया था कि क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंगली कि चार्ज पार्टिकल्स हैं, एनर्जी कंटिन्यूसली इमिट करेंगे, अगर कंटिन्यूसली इमिट होती है तो इनका ऑर्बिट लो होता जाएगा, ये न्यूक्लियस के अंदर गिरेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो पहला डिफेक्ट इसका ये था। सेकेंड अगर डिफेक्ट की बात करें तो वो समथिंग रिलेटेड टू स्पेक्ट्रम के, जो इसका व्हील डिस्प्ले आता है लाइट का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ये एनर्जी कंटिन्यूसली इमिट कर रहे हैं, इसका स्पेक्ट्रम रदरफोर्ड के मुताबिक, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, जिस तरह से उसने एक्सपेरिमेंट किया था, इसका स्पेक्ट्रम एक्चुअली आना चाहिए कौन सा, कॉन्टिन्यूस, ठीक है, क्योंकि वो एनर्जी इमिट कर रहा है, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल है उसका एनर्जी इमिट करते हैं तो ऐसे से कम हो जाएगी। आना कौन सा चाहिए था, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंगली कॉन्टिन्यूस, लेकिन एक्चुअली कौन सा आया था, लाइन स्पेक्ट्रम। तो ये आपके पास क्या होते हैं, उसमें डिफेक्ट आ गया था कि एटम के केस में स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस रहने चाहिए थे अगर इसके ऑब्जर्वेशंस को ठीक मान लेते हैं, लेकिन स्पेक्ट्रम आया कौन सा था, लाइन स्पेक्ट्रम। तो रदरफोर्ड का मॉडल इन दो चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सका था, ठीक है। तो जिसकी वजह से इसके बाद फिर एक नया मॉडल है जिसको हम कहते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल, वो जो हम अपकमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फर्दर इस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।